हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ के सिलेबस की बात करने वाले हैं। पेपर सभी के समाप्त हो चुके हैं, तो अब नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है फोर्थ सेमेस्टर का, क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। ठीक, तो सिलेबस यदि हमको पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया हो जाता है क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, तो किस किस प्रकार से हमें एक पढ़ाई करने का तरीका और कितने दिनों में क्या चैप्टर हमें ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से शेड्यूल एक बना सकते हैं। ठीक, तो जो आसान चीज़ें हैं वो हम लोग पहले पढ़ सकते हैं, जो टफ़ चीज़ें हैं उनको थोड़ा जो है मतलब टाइम दे के देर तक पढ़ेंगे, ऐसा कुछ एक आइडिया बन जाता है। ठीक, तो सेकेंड ईयर में जो है फोर्थ सेमेस्टर का हम लोग सिलेबस आज देखेंगे। ठीक, तो पहले बात करते हैं कितने नंबर का ये फोर्थ सेमेस्टर में कितने नंबर का पेपर होगा। ठीक, तो ये मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 25 प्लस 75 लिखा है। ठीक, यानी 75 75 नंबर का आपका पेपर होगा और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ओके, तो अब सीधा सीधा बात कर लेते हैं क्या क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, परमाणु संरचना, कोई नया चैप्टर नहीं है। ठीक, हम लोग 11th की क्लास में पढ़ चुके हैं परमाणु क्या होता है। ठीक, तो वही चीज़ें यहाँ पे 11th में हम लोगों ने एक आइडिया लिया था, छोटी छोटी चीज़ें क्या पढ़नी है। ठीक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है कि अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या नई नई चीज़ें होती हैं, उनका एप्लीकेशन हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक, तो उसके एप्लीकेशन के आधार पर हमको पढ़ना है डी ब्रॉगली वेव मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता सिद्धांत, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं सभी को पता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़नी है हमको, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, क्वांटम नंबर हमको पढ़ने हैं। ठीक, पढ़ तो चुके हैं क्वांटम नंबर, लेकिन इनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन पढ़ने हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ना है हमको, शेप ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स यानी एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स का शेप, ये तो ऑलरेडी सभी को पता ही है, अफबाउ एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल पढ़ना है। ठीक, तो अफबाउ का नियम, पाउली का नियम और हुंड का नियम ये तो सभी लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका थोड़ा एप्लीकेशन पोर्शन इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिल रही हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें यहाँ से पुरानी हैं। यदि बेस आपका अच्छा है तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेप बाई स्टेप हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो इसमें आपको आसान लगेगा। यदि बेस आपका कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद है सेकेंड यूनिट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, इसमें क्या आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, प्लैंक रेडिएशन लॉ पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, और उसके डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ना है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़नी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ पे भी वही चीज़ पढ़ना है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ना है। ठीक, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें, इसमें एक आध चीज़ें मिल रही हैं। ठीक, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऊपर वाले में भी हाइजेनबर्ग पढ़ना है। ठीक, डी ब्रॉगली इसमें भी पढ़ना है, डी ब्रॉगली मैटर वेव, इसमें हाइपोथेसिस पढ़नी है। इसके बाद सेकेंड यूनिट में हमको पढ़ना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सेकेंड यूनिट में ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ना है, इसके इम्पॉर्टेंस क्या क्या है वो पढ़ना है, इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन के पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स के पॉस्टुलेट पढ़ना है। ठीक, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की प्रूफमेंट कई प्रकार से है, जैसे वन डायमेंशनल के लिए पढ़ना है और हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ना है। ठीक, अलग अलग से पढ़ना है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक अलग तो पढ़ना ही है। सेपरेशन इनटू 3 इक्वेशंस, इनका 3 इक्वेशन में सेपरेशन करना है। इसके बाद में क्वांटम नंबर, उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं। क्वांटम नंबर हमको पिछले चैप्टर में भी पढ़ना है, यानी यूनिट फर्स्ट में ही,
हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन पढ़ना है, रेडियल वेव पढ़ना है, एंगुलर वेव फंक्शन पढ़ना है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो भी पढ़नी है, इनके थोड़े एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने हैं। क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिकुलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो हमें पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। ये चीज़ें भी आप लोग पढ़ चुके हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी लैको विधि द्वारा कैसे होता है, तो इसमें आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपको बेस आपका ठीक ठाक है तो थोड़ा सा एप्लीकेशन पोर्शन इसमें ऐड होगा, बाकी कुछ नहीं है, तो आसान है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स फ्रॉम वेव फंक्शन, ये आपका नया पोर्शन है। फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, वेव फंक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा, वेव फंक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा, सिग्मा स्टार पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल्स एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सिग्मा, सिग्मा स्टार पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल पढ़ने हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो चीज़ें पढ़नी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमको नहीं मिल जाती हैं। इसके बाद आ जाता है एक सबसे नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप शायद ही इससे पहले कभी इससे आप लोग परिचित हुए हों। ये है फिलहाल आज के जो है केमिस्ट्री लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह इसका यूज होता है, चाहे आप इसके जैसे जैसे मान लो बीएससी करके यदि आप एमएससी में जाते हैं, उसके बाद में रिसर्च में जाते हैं, ठीक। तो हर जगह इसका आजकल ट्रेंडिंग में, जैसे नहीं कोई चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आज के ज़माने में ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो ये क्या है, इसको 5 स्टार रेटिंग दे दो चाहो तो, ठीक। बहुत इम्पॉर्टेंट है और चूंकि नया टॉपिक है तो थोड़ा आपको इसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो समझने में थोड़ी सी क्या होगी दिक्कत हो सकती है। इसको ये कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ टफ पोर्शन है, ठीक। तो इसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो पहला इसमें मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। पहले तो हम लोगों को यही पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहले मतलब जो है एक इंट्रोडक्शन हो चाहिए आपको, ठीक। तो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करते करते आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानकारी हो जाएगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो एक हिसाब से ये चीज़ देख लो, यहाँ पे आपको वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई इंस्ट्रूमेंट तो अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको क्या है इमेजिनरी अपना जो है इमेजिंग, आप जितना इमेजिन कर सकते हैं उतना ही ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, ये चीज़ आपको इसमें थोड़ा बहुत आइडिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इसमें रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम के रीजन कौन कौन से होंगे, बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक। डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर के फीचर क्या क्या होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द बोर्न ओपेराइनर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़नी है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें पढ़ना है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे N2O2 वगैरह, ठीक। इनके बारे में आपको पढ़ना है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटर, इसको रोटेटर भी बोलते हैं, रोटेटर शब्द भी आता है इसके साथ। एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटर, इसको सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसके सिलेक्शन रूल, यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रम के सिलेक्शन रूल क्या हैं वो पढ़ते हैं आपको। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की पढ़नी है। डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा बॉन्ड लेंथ का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटर या आइसोटॉप इफेक्ट, ठीक। तो ये चीज़ें आपको लगभग सारी चीज़ें इसमें नई हैं। इसमें हो सकता है कुछ आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, बाकी इसमें सारा कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक। इसके बाद में पढ़ना है थर्ड यूनिट में ही वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, इसमें आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पढ़ना है। एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के सिलेक्शन रूल सभी के अलग अलग आपको पढ़ने हैं। फिर प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ना है आपको।
इंटेंसिटी पढ़नी है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड क्वालिटेटिव रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ठीक, ये पढ़ना है। और बॉन्ड एनर्जीज आपको पढ़नी है, इफेक्ट ऑफ एन हार्मोनिक एंड आइसोटोप ऑन द स्पेक्ट्रम, ठीक, एन हार्मोनिक और आइसोटोप का स्पेक्ट्रम में पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं हैं, ठीक। आइडिया ऑफ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके लिए वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या होती हैं, ये एक वैल्यू होती है कुल मिला के, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक। तो ये भी आपके लिए एक नया होगा। इसके बाद आ जाता है रामन स्पेक्ट्रम, थर्ड यूनिट में ही। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी यानी ध्रुवणता का सिद्धांत आपको पढ़ना है, प्योर रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल, ठीक। वाइब्रेशनल और रोटेशनल के बारे में आपको पढ़ना है। वाइब्रेशन और रोटेशन पहले आपको ये तो पता होना चाहिए वाइब्रेशन और रोटेशन क्या होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, रमन का आप लोगों ने नाम सुन रखा है तो इसके बारे में हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन में भी नहीं होगा शायद, ठीक, क्योंकि रमन का नाम ही आप लोगों ने सुना है, इन सब चीज़ों से कभी वास्ता तो पढ़ा नहीं है। तो स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फिर इस रमन के सिलेक्शन रूल अलग से पढ़ने हैं। सिलेक्शन रूल सभी में पढ़ने हैं, सभी के सिलेक्शन रूल लगभग अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, यानी बीएमओ और एबीएमओ के बारे में पढ़ना है। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्शन रूल, ठीक, सिलेक्शन रूल का क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन पढ़ना है आपको। इसके बाद आ जाते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारे जिस रीजन में हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा का जो है स्पेक्ट्रा की ओरिजिन हुई तो कैसे हुई, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन जो हमारी लाइट होती हैं उनका मैटर के साथ रेडिएशन, मतलब रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन किस प्रकार से होगा। फंडामेंटल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है मूल नियम क्या होते हैं, किन नियमों पे स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है, वो चीज़ हमको इसमें पढ़नी है। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो है अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिलेक्शन रूल पढ़ना है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग पढ़ चुके हो, थर्ड सेमेस्टर में ही आपने पढ़े हैं, ठीक। लैम्डा मैक्स क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, ये डेफिनेशन बहुत पूछे जाते हैं, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक। फिर इसके बाद में एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ वुडवर्ड रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स, ठीक, लैम्डा मैक्स के कैलकुलेशन के लिए वुडवर्ड रूल पढ़ना है। फिर इसी में आ जाएगा आगे फॉर द कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक, कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए लैम्डा मैक्स निकालेंगे हम लोग, एसाइक्लिक के लिए, होमो एनुलर के लिए और हेट्रो एनुलर के लिए, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए, ठीक। इन सब के लिए क्या है, हमें लैम्डा मैक्स का मान निकालना पड़ेगा, वुडवर्ड रूल के अकॉर्डिंग ही इतनी चीज़ें हमें मतलब निकालनी पड़ेंगी। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक, सिस और ट्रांस आइसोमर के बीच के क्या है डिस्टिंक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में अगला आ जाता है, अगली यूनिट है हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, शॉर्ट में इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल, ठीक, फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल मॉलिकुलर वाइब्रेशन, ठीक, मॉलिकुलर वाइब्रेशन के फंडामेंटल यानी मूल और अमूल परिवर्तन जो भी इसमें होते हैं, वाइब्रेशन किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक। हुक्स लॉ इसमें पढ़ना है, इसके सिलेक्शन रूल पढ़ने हैं। आईआर एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप, जो विभिन्न फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कीटोन हो गया, OH हो गया, NH हो गया, COH हो गया, नाइट्राइल ग्रुप हो गया, ठीक। तो विभिन्न जो ग्रुप हैं, ठीक, ये इंफ्रारेड जो लाइट होगी वो इन ग्रुप वाले यौगिकों को कैसे एब्जॉर्व करेगी, ठीक। तो इसमें भी आपको इनके मान याद करने होते हैं, ठीक, एक वैल्यू निकल के आती है इसमें, वो चीज़ आपको पढ़नी है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें कॉन्जुगेशन, यदि उस सिस्टम में उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर उसमें रिजोनेंस है, तो उन सब चीज़ों का उस यौगिक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एंड रिंग साइज ऑफ साइक्लिक कीटोन्स एंड लैक्टोन्स, ठीक, साइक्लिक कीटोन्स और लैक्टोन्स हैं
तो इन सब चीज़ों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन जो कि आप लोग देखते हो मूवियों वगैरह में देखते हो कि जो है फिंगरप्रिंट के द्वारा अपराधियों को पकड़ा जाता है, तो वही जो है वही टेक्निक हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की है। इसीलिए बता रहे स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, हर जगह इसका यूज है। तो इसी के उद्देश्य से ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एक टॉपिक हो जाता है आपके पढ़ने के लिए। इसके बाद में इसके फिंगरप्रिंट रीजन के सिग्निफिकेंस क्या है, इसके एप्लीकेशन, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस इसकी, और इसके इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा, इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनके IR स्पेक्ट्रा हमें किस प्रकार के मिलेंगे, तो उनका स्पेक्ट्रा भी हमें पढ़ना पड़ेगा, उन लोग उसमें बनाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहले NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है वो चीज़ हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। ठीक, इसमें न्यूक्लियर स्पिन आप लोग पढ़े हो, फिलहाल इसमें थोड़ा अलग होता है, इसी से सारी चीज़ें निकलती हैं। तो न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है, फिर NMR एक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन NMR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को बारे में हमें जानकारी लेनी है, पढ़ना है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजोनेंस, यानी इसको PMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजोनेंस को PMR भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो PMR के जो है बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट एंड इंटरनल स्टैंडर्ड, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, ये हमारे इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है प्रोटॉन इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट निकालने के लिए। केमिकल शिफ्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको, इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर भी पूछे जाते हैं, रिंग करंट इफेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म अपवर्ड और डाउनफील्ड, अपफील्ड और डाउनफील्ड का सिग्निफिकेंस ये भी पूछा जाता है। सील्डेड और डीसील्डेड प्रोटॉन, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, सील्डेड और डीसील्डेड प्रोटॉन ये भी आपको निकालने। ये सारी चीज़ें हमारी इमेजिनरी पे, यानी हमारी हम इमेजिन जितना अच्छा कर लेंगे उतना अच्छा ये हम चीज़ें आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा है इसमें आपका दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, यदि आपके पास दिमाग है तो ज़रूर उसका यूज़ करें, तो ही ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं। इसके बाद में स्पिन कपलिंग कांस्टेंट, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सारी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मल्टीप्लेट्स, फिर पास्कल ट्रायंगल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल एंड मैग्नेटिक इक्विवेलेंस इन NMR, ठीक। उसके बाद में एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट इन एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड और एरोमेटिक्स, ठीक। इनका एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, इनमें क्या क्या एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड और एरोमेटिक्स में, वो सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। NMR पीक, ये चीज़ें निकालनी हमको पड़ेंगी, ये चीज़ें संबंधित हैं, सारा कुछ पीछे से संबंधित है। इंटीग्रेशन, रिलेटिव पीक पोजीशन विद कपलिंग पैटर्न ऑफ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारी चीज़ें आपको जब पढ़ाया जाएगा तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ IR, UV एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक, सच एज एथेनॉल, एथिल एसीटेट, एसीटोन, एस्टल्डिहाइड, डाईमेथिल फॉर्माइड, सिस एंड ट्रांस 1,2-डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन, विनाइल क्लोराइड, एसिटोफिनॉन, फिनॉन, बेंजल्डिहाइड, फिनॉल, टोल्यून एंड एथिल बेंजीन, इन सब का एप्लीकेशन पोर्शन में जो IR, UV और NMR का जो एप्लीकेशन पोर्शन है उन सब से क्या है, इनको उन सब में इसको इन सभी को कंपाउंड को पढ़ना है कि इन सब IR के द्वारा हम इन सब चीज़ों को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। हम लोगों को कैसे पता होगा कि कौन सा कंपाउंड टॉलुइन है, कौन एथिल बेंजीन है, कौन फिनॉल है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद में है इंट्रोडक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही अलग से आता है, इसी का
आगे का है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो क्या है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या सिद्धांत हैं, किस सिद्धांत पे ये वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। मास स्पेक्ट्रम क्या कैसे निकलता है, कैसे बनता है, वो पढ़ना है हमको। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डायग्राम कैसे बनेगा वो, मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, मेटास्टेबल आयन, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है इसमें, एमसी लाइफाइटर रीअरेंजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एमसी लाइफाइटर रीअरेंजमेंट एक रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेपरेशन टेक्निक, सॉल्वेंट, सेपरेशन टेक्निक की 2 सॉल्वेंट यदि एक में मिले हैं तो उनको स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से कैसे अलग किया जा सकता है वो पढ़ने हैं। तो इसमें एक्सट्रैक्शन में पढ़ना है हमें, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एफिशिएंसी पढ़ेंगे इस टेक्निक की, ठीक। फिर मैकेनिज़्म ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी किस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाए उसकी मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेंट एंड कीलेशन के द्वारा कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे वो पढ़ेंगे। टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। फिर बैच, कॉन्टीन्यूस एंड काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। अलग अलग तरीके से मतलब जितने भी चीज़ें हैं उसमें सारा कुछ हमें एक्सट्रैक्शन ही पढ़ना है, यानी चीज़ों को निकालना ही है, सॉल्वेंट के द्वारा निकालना, सॉल्वेशन विधि द्वारा निकालना, कीलेशन द्वारा निकालना, ठीक। अलग अलग विधियों द्वारा हमें क्या है निकालना पड़ेगा, 2 पदार्थों को अलग करना पड़ेगा, सॉल्वेंट द्वारा निकालना। इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज़ के द्वारा एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे फ्रॉम द एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडिया। इसके बाद में हमें पढ़नी है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्लासिफिकेशन इसका पढ़ना, प्रिंसिपल पढ़ने, इफिशियंसी पढ़नी है, इफिशियंसी ऑफ द टेक्निक, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, एडजॉर्प्शन, पार्टीशन एंड आयन एक्सचेंज, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम्स, फ्रंटल इल्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी हैं। तो ये आपको सिलेबस देख के कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है या टफ़ है। जिसने पढ़ाई की है उसके लिए तो आसान है, जिसने पढ़ाई नहीं की है उसके लिए टफ़ है। और एक चीज़ तो इसमें कॉमन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जितना भी इसमें जो है पोर्शन वो तो सभी के लिए समान है, इसमें सारे सभी लोग एक समान हैं, ठीक। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी नया वर्ड है, यदि आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो इस उद्देश्य से ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग रेगुलर क्लास लें, ठीक। क्लास में यदि नहीं समझ में आता है तो टीचर से बाहर पूछें। जो लोग किसी कारणवश क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने आस पड़ोस कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन, ठीक, ज़्यादातर कोशिश करें, ऑनलाइन ऑफलाइन तो आजकल दोनों अच्छे हैं, ठीक। तो कोशिश करें कि ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि फ़ेस टू फेस ज़्यादा डिस्कशन अच्छा हो सकता है। तो जो क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं वो कम से कम एक कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि काफ़ी टफ पोर्शन ये आपको पढ़ना है। ये कहो कि हम अपने हिसाब से पढ़ लेंगे तो मे भी शायद ही आप कर पाएँ, ठीक। क्योंकि नई चीज़ है, नई चीज़ यदि पहले से कुछ पढ़ी होती तो हम लोग उसमें समझ सकते हैं। नई चीज़ों को समझने के लिए हमें एक ना एक गाइड की ज़रूरत होती ही होती है, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें रह गई है कि इसके लिए जो बच्चे बुक ख़रीदना चाहते हैं तो बुक इसमें कौन कौन सी हों, हालांकि इन्होंने बुक मेंशन कर रखी है बहुत सी, ठीक है। तो इसी में से जो सबसे अच्छी बुक है वो जो हमारे हिसाब से अच्छी है, फ़िलहाल जो हमने बुक पढ़ रखी है वो पाविया की, ठीक। बहुत स्टैंडर्ड आपको मैटर मिलेगा, बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, स्टैंडर्ड। और ये सारी जो बुकें हैं वो स्टैंडर्ड बुकें हैं। एक जेडी ली की बुक आती है, जेडी ली इनऑर्गेनिक, इसमें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मिल जाती है, वो भी बहुत अच्छी बुक होती है। तो ये कुछ बुकें हैं जो आप इनको यदि ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, ओके। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक, अपने सहपाठियों के साथ, ताकि उनको भी सिलेबस की जानकारी मिले। धन्यवाद।